हम हमने पिछली बार योगा का सब हिस्ट्री देखा था, इतिहास, योगा का इतिहास कैसे शुरुआत हुआ, योगा कितना प्राचीन है, हमारे जो योगा संस्कृति है, योगा कितना प्राचीन है, वो उसका मैंने प्रमाण पीपीटी में दिया था कि ऐसे 4 पीरियड्स थे योगा के। वैदिक मतलब वैदिक समय, प्री वैदिक, वैदिक से भी पहले, तब भी ये शब्द था, मतलब इतना प्राचीन है। और ये सब देखा था हमने पिछले बार। फिर वैदिक पीरियड में क्या 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 वो हमने देखा था। फिर क्लासिकल, ये क्लासिकल पीरियड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो योग दर्शन में हमें वही सीखना है कि जो हमें इसमें दिया था, पतंजलि योग सूत्र, हमें उस क्लासिकल पीरियड में ही हमें मिला था, और वही सबसे लंबा पीरियड था। ओके, यानी ईसा से पहले शुरू होके ईसा के बाद तक के 800 एडी तक चला है। उस समय में जब सूत्र लिखा गया था, आगे पीछे उस समय में भी बौद्ध दर्शन का भी शुरुआत हुआ और जैन दर्शन का भी शुरुआत हुआ। उसमें भी योग शब्द का यूज हुआ है, दोनों दर्शनों में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बौद्ध दर्शन है और पातंजल योग सूत्र ऑलमोस्ट थोड़ा, इतना नहीं, ज्यादा नहीं, पर थोड़ी मिलते जुलते हैं। पर एक मेन फर्क ये है कि इतना प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत थोड़े मिलते जुलते होने के बावजूद भी ऐसा कहा ये है कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन नास्तिक है, वो आत्मा में नहीं मानते हैं, वेरएस योग दर्शन आस्तिक है। पर वो कहते हैं नास्तिक, पर ये योग दर्शन या बाकी के दर्शनाकार कहते हैं कि सिद्धांत कितने मिलते जुलते हैं, फिर भी वो आत्मा नाम की चीज को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ ये मानते हैं इस संसार में दुख है और दुख से निकलने का एक मार्ग है, बस यही कहते हैं। और इस चक्र से बाहर निकलना है तो आपको समाधि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना ही वो कहा गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अभी हमने योगा के बारे में काफी बात कर लिया, उसके हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कैसे कैसे जैसे पीरियड चेंज होता गया, समय काल चेंज होता गया, और उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसमें प्रगति कैसे हुई। ठीक है, तो पहले इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन था, जैसे अभी का पाकिस्तान है, जैसे मैंने कहा था। हाँ, वहां पे तो सिंधु सिंधु रिवर, सिंधु नदी वहां से बहती है, वहां पे होता था, और वहां पे प्रमाण मिला है, वहां पे पत्थर मिला है, रॉक्स मिला है, जिसके ऊपर योग के चित्र निकाला हुआ है। अलग अलग योगा आसन करते हुए, ये सब उनको प्रमाण मिला है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये बहुत प्राचीन है। अब हम देखते हैं कि योग की परिभाषा क्या है, योग मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा, वैदिक पीरियड से शुरू होते होते यहाँ तक आया है ना, मॉडर्न योगा तक आ चुके हैं हम। पर हर बार योग की परिभाषा को हर ग्रंथ में अलग तरीके से बताया गया है। अभी हम योग की परिभाषा मतलब सिर्फ हम पतंजलि मुनि की बात हम नहीं कर रहे हैं, सारे ग्रंथों में, जो कि ये बहुत ही प्राचीन है, सारे ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में योग की परिभाषा क्या है वो हम अभी देखते हैं। योग की परिभाषा, अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपनिषद में, जैसे हमने कहा था, योगा उपनिषद
से उपनिषद, वेदास उपनिषद के टाइम से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो फिर ये योग शब्द आया कहाँ से? जैसे संस्कृत में, जैसे योग सूत्र संस्कृत में, सांख्यकारिका, सारे जो षड दर्शन है, वेदास है, उपनिषद, सब संस्कृत में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो युज्य ऐसा शब्द है, युज्य, युज्य मतलब एक रूट वर्ड है, मूल शब्द है, जिसमें से ये योग शब्द निकला है। ओके, अब युज्य शब्द का मीनिंग क्या है? युज्य शब्द का मीनिंग है जुड़ना। ओके, जुड़ना। तो ये जुड़ने का मतलब क्या है, ये अलग अलग आप हिंदी में लिख सकते हैं, हाँ, मीनिंग बाद में मैं हिंदी से निकाल के फिर आपको भेज देती हूँ, हाँ, नोट्स निकाल के। युज्य समाधो, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं, जुड़ना मतलब समाधि, तो योग का मतलब ही समाधि हो सकता है। हम कैसे बोलते हैं युज्य समाध, जुड़ना, समाधि, समाधि में जुड़ना कैसे होता है, ऐसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब समाधि का मतलब आप समझिए। ओके, समाधि का मतलब ये है जब हम किसी एक विषय पर एकाग्र करके हम देखते हैं, पूरे अवेयरनेस के साथ, चेतना के साथ हम देखते हैं एक विषय के ऊपर लगातार लंबे समय के लिए हम जब देखते हैं, उसको ध्यान कहा जाता है। ओके, कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। और जब हम ध्यान अधिक समय, इतने हम डीप ध्यान में बैठे हैं कि हमें खुद का महसूस नहीं होता है खुद में, और उस विषय में अंतर ही नहीं महसूस हो, इतना हम उसमें ध्यान लगा के एक हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मतलब विषय और हमारे में, दोनों में हमें फर्क ही नहीं, अंतर ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, एक मणि है। मणि मतलब जैसे हीरा है ना, हीरा जैसा मणि, हीरा। अब देखिए, ये जो हीरा जैसा मणि है, उसके पीछे हम मान लीजिए एक लाल कलर का फूल रख देते हैं। पहले तो हीरा एकदम सफेद है, सफेद भी नहीं बोल सकते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट, कांच की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट है ना, उसके अंदर क्या है हम देख सकते हैं, इतना क्लियर है। जैसे ही हम एक फूल उसके पीछे रखते हैं, तो वो मणि, उस मणि का क्या हो जाता है, कोई बता सकता है? वो हीरा, वो मणि भी लाल रंग का हो जाता है। वो इतना साफ है, वो मणि, वो हीरा इतना साफ है, इतना क्लियर है कि हम कोई भी वस्तु, कोई भी विषय उसके सामने रखते हैं, वो हीरा, वो मणि उस रंग का हो जाता है। वो इतना एक हो जाता है कि फूल में और उस हीरे के लाल कलर में हमें अंतर ही नहीं पता चलता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको युज्य समाधव का मीनिंग समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिए ना, कोई एक भी हाँ बोलेंगे तो भी चलेगा, मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, हो मैडम, समझला ना, हाँ ठीक है, फिर मैं मानती हूँ कि सबको समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक अर्थ है युज्य का, युज्य समाधव मतलब युज्य का, युज्य समाधि है, युज्य ही समाधि है। अब हम युज्य का दूसरा मतलब हम देखते हैं। ये तीन अलग अलग जैसे कि संस्कृत में, जैसे आपका अभी संस्कृत क्लास हुआ है, संस्कृत में एक ही शब्द होगा, वो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होगा। ओके, एक ही शब्द होगा, उसका मीनिंग अलग अलग, अर्थ अलग अलग होगा। ओके, तो ये देखिए, युज्य शब्द एक ही है,
पर हम देखते हैं कि उसका अर्थ कैसे अलग अलग होता है, और उसके साथ हम योगा के साथ हम कैसे उससे संबंध एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा मतलब है संयमे, युज्य संयमे। संयम का मतलब क्या है, वो तो मराठी में भी आपको पता है और हिंदी में भी वही अर्थ है, कंट्रोल करना। युज्य का मतलब है कंट्रोल करना। अभी किसको कंट्रोल करना है, क्या कंट्रोल करना है, वो हम बाद में आते हैं। आप सिर्फ खाली अर्थ को समझ लीजिए। ओके। युज्य का मतलब है संयमे, संयम का मतलब है कंट्रोल, तो योगा का मतलब है कंट्रोल। ओके। संयम, संयम तो वही शब्द है ना, मैं दूसरा शब्द यूज नहीं कर सकती हूँ हिंदी में। फिर तीसरा हम देखते हैं युज्य, युज्य योगे। अब यहाँ पे ये वर्तन अर्थ निकलता है। युज्य का मतलब है योगे, युजिर का मतलब है जॉइन, जॉइन मतलब किसके साथ में मिल जाना। अभी किसके साथ में मिलना है, जैसे हम वेदांत में कहते हैं, देखिए अभी मैं पतंजलि योग सूत्र के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको योग का मीनिंग बता रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ। ओके। योग की परिभाषा वो आप लिख लीजिए, ऊपर योग की परिभाषा करके लिखिए, और फिर पूरा मैं जो कहती हूँ वो हिंदी में लिख लीजिए। योग युज्य समाधि है, युज्य का युज्य संयम, युज्य का मतलब है संयम करना, और तीसरा मतलब है युज्य युजिर योगे। युजिर योगे मतलब ज्वाइन होना, किसी के साथ में मिल जाना। जैसे कि हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा के साथ मिल जाना। ठीक है। हाँ। अब हम देखते हैं, अभी सिर्फ हमें योग का मतलब समझ में आया है। ठीक है। अब यही योग शब्द सारे अलग अलग दर्शनास में पाया गया है। वेदास, उपनिषद, षड दर्शना, ओके, बाकी के दो नास्तिक दर्शन हैं, उनमें भी ये शब्द पाया गया है। अब हम देखते हैं वेदांत में योग की परिभाषा। अब ये टॉपिक लिख लीजिए हिंदी में, हिंदी में लिख लीजिए, योग की परिभाषा, वेदांत दर्शन में योग की परिभाषा, तो योग की व्याख्या। वेदांत में ऐसा कहा गया है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसे योग कहा गया है। ठीक है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। ओके। इसका मतलब क्या है, हम आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन कैसे हो सकता है। वेदांत में आप अद्वैत वेदांत देखेंगे, हर जगह यही कहा गया है, आत्मा और ब्रह्मन एक है ना, आत्मा ही ब्रह्मन है, ऐसे अलग अलग उपनिषद में कहा गया है। तो वही प्रिंसिपल आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में डाला हुआ है। ठीक है। हम इस अर्थ को कैसे समझेंगे, आत्मा और परमात्मा का मिलन, या आत्मा और परमात्मा एक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, आत्मा और परमात्मा। अच्छा, ये मिलन ये एक कभी होगा, जब हमें पूरे श्रद्धा के साथ, श्रद्धा ये वर्ड याद रखिए, श्रद्धा के साथ और पूरे अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस का मतलब सजगता के साथ, पूरे क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ। जब हम हमारे अंदर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है और ऊपर परमात्मा है, ये आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है, और उस परमात्मा में जो 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 तत्व है वो सारे तत्व हमारे अंदर भी है, तो इसीलिए उसको योग कहते हैं। हाँ,
आत्मा और आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। ठीक है, ऐसा वेदांत दर्शन में कहा गया है। योग की परिभाषा वेदांत दर्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं बृहद यज्ञ वाल्क्य स्मृति। आप लिख लीजिए, बृहद हिंदी में लिखिए। हाँ, आप सबके साथ, जिनके पास पेन और बुक नहीं है, आप प्लीज उनको भी शेयर कीजिए, फोटो निकाल के सबको भेजिए। हाँ, बृहद यज्ञ वाल्क्य स्मृति, इस शब्द को आप हिंदी में लिख लीजिए। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है ये देखिए। मैं इसकी बात कर रही थी, जैसे मैंने कहा ना, इंडस सरस्वती वैली है, सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के उस पार ऐसे फिगर्स उनको मिला है। ये देखिए, कोई है मतलब वो ध्यान में बैठा हुआ है, देखिए, और आसपास में सब प्राणियां हैं और ध्यान में बैठा हुआ है। ऐसे चित्र पत्थर के ऊपर मिला है, इसलिए वो कह सकते हैं कि ये प्राचीन है। ठीक है, अच्छा, बृहद यज्ञ वाल्क्य स्मृति में क्या कहा गया है? योगेन आत्म दर्शनम, योगेन आत्म दर्शनम। तो अच्छा, अब क्या है इसका मतलब? क्या योग का मतलब क्या है? हम खुद अपनी आत्मा के जब हम दर्शन करेंगे। अच्छा, ये कब होगा? आत्मा का दर्शन कब होगा? हमारे अंदर अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है, दोनों है ना। मतलब जैसे भगवत गीता के भाषा में कहते हैं, थोड़ी सी दैवी गुण है और थोड़ा आसुरी गुण है। इन दोनों का मिक्स करके है हमारे अंदर। ओके, दैवी गुण और आसुरी गुण। तो हम तो योगेन आत्म दर्शनम कब होगा? जब हम ध्यान में बैठते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अवेयरनेस के साथ देखते हैं, सजगता के साथ हमारे अंदर झांक के हम देखते हैं, तब हमारी आसुरी प्रवृत्ति का, आसुरी गुणों का हमें अवेयरनेस होता है, सजगता आता है। जैसे कि हम अभी है, हम सबको पता है कि हमारे अंदर देवी गुण है और आसुरी गुण दोनों है, ये हम सबको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी हम उसे अवेयरनेस के साथ नहीं देखते हैं, सजगता के साथ। जैसे ही आसुरी विचार आता है, तो अगर हम सजगता से अगर देखते तो क्या होगा? हम ये कहते, ये आसुरी गुण मेरे योग के मार्ग में प्रगति नहीं ला सकता है, मुझे इसे निकालना है। इसको कहते हैं सजगता, है ना। इसको कहते, इतना सजगता, इतना अवेयरनेस होना चाहिए जब हम बैठते हैं ध्यान में। ओके, ध्यान हम सोचते हैं कि सिर्फ ऋषि मुनि बैठते हैं, ध्यान करते हैं। और योगा क्लास में ध्यान का मतलब है हम 3 बार ओम बोलते हैं या योगा वर्ग के शुरुआत में, और जब योगा वर्ग खत्म हो जाता है तब हम 3 बार योगा बोलते हैं। हमें लगता है कि वही ध्यान है, वो एक ध्यान है ओमकार। लेकिन वो ओमकार का ध्यान हमें अगर सजगता से करेंगे तो हमें इस आसुरी गुण को निकालने में मदद करेगा। हमें क्या करना है? सिर्फ आसुरी गुण को निकालना है, तो अपने आप ये दैविक गुण ऊपर उभर के दिखेगा, जिसे योग की भाषा में सत्व बोलते हैं, है ना। 3 गुणों से बना हुआ है प्रकृति। हमने सांख्य में सीखा था ना, 3 गुणों से है, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
जब सत्व अधिक हो जाता है तब हमें ये योगेन आत्म दर्शनम हो जाता है। ठीक है, जो ये सात्विक राजसिक ये तो योगा की भाषा है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने कहा है। हाँ? इस बृहद यज्ञवाल की स्थिति में ऐसा ही कहा है कि योगेन आत्मदर्शनम, मतलब हम जब आत्मा की जब दर्शन करते हैं उसे योगा कहते हैं। ठीक है, आप ये वाला भी लिख लीजिए हिंदी में, योगेन आत्मदर्शनम को हिंदी में आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी 2 परिभाषा हो गया है। ठीक है, ये पहले हमने योगा का मतलब देखा, उसका मूल शब्द क्या है वो हमने देखा। अब हमने देखा कि बृहद यज्ञवाल्क्य स्मृति में क्या परिभाषा दिया गया है, और हमने ये भी देखा कि वेदांत दर्शन में क्या कहा गया है। ओके, आपका प्रश्न कैसे आएगा? योग की परिभाषा के बारे में संक्षेप में लिखिए, शॉर्ट नोट्स में आएगा, 5 मार्क वाले जो प्रश्न है उसमें आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं भगवत गीता में योग की परिभाषा क्या है। ये आप पहले सीख चुके हैं क्या? कोई बता सकता है हाँ या ना? कोई एक भी बताएंगे तो भी चलेगा। आप भगवत गीता में योग की परिभाषा सीख चुके हैं पिछले साल? नहीं ना? नहीं मैडम। नहीं ना? नहीं। ओके ओके ठीक है, फिर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, भगवत गीता में ऐसा कहा गया है। अच्छा, ये भगवत गीता में जो दूसरी अध्याय है उसका नाम क्या है? मैंने पिछले बार आपको कहा था, दूसरी भगवत गीता की दूसरी अध्याय का नाम क्या है? दूसरे सांख्य अध्याय, योग। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सांख्य योग। मैंने कहा था 18 अध्याय है, हर एक अध्याय का एक एक नाम है, एक एक योग का नाम पड़ता है। तो उसी तरह इस भगवत गीता की जो दूसरी अध्याय का नाम है सांख्य योग। ठीक है, तो उसमें जैसे स्थित प्रज्ञा का जब हम गुण सीखेंगे, उसमें ये आता है समत्वम योग उच्यते। ओके, ये क्या दूसरे अध्याय में 48 श्लोका नंबर है। ठीक है, 48 वाला श्लोका नंबर में ये कहा गया है, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो सम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, योग की परिभाषा है। ठीक है, अच्छा, ये उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अभी अर्जुन कौन है? आपको कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उसके बारे में थोड़ा तो आपको पता होगा ना? हाँ, कुरुक्षेत्र का युद्ध के बीच में जब अर्जुन ने, जब युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी, ओके, अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वो कहते हैं कि सामने देखो कृष्णा, मेरे मेरे बंधु है, मेरे गुरु है, हाँ, इन लोगों को मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान उनको योग का मीनिंग समझाते हैं कि योग क्या होता है। वो है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय क्या क्या ड्यूटी है वो अर्जुन को करना है। तो ठीक है, अभी अर्जुन कौन है? मेरा और आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे लिए बात कर रहे हैं। हम सब कुछ हमारे अंदर ही कुरुक्षेत्र हो रहा है, जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र हो रहा था, ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी अभी कहा था हमारे अंदर दैवी गुण है और आसुरी गुण दोनों है, उनके अंदर कुरुक्षेत्र हो रहा है, जिसके वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो ये अर्जुन हमारे लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो कृष्ण भगवान कहते हैं
आप अपना ड्यूटी करो एज अ क्षत्रिय, उस एज अ क्षत्रिय की हैसियत से उसका ड्यूटी, उनका धर्म क्या है, उनका ड्यूटी क्या है, सत्य के लिए और धर्म के लिए लड़ना, यही क्षत्रिय का ड्यूटी है ना। उसका धर्म यही है, धर्म और सत्य के लिए लड़ना। तो लेकिन वो क्या कर रहा, अर्जुन क्या कर रहे थे, एक एकदम वीक और एकदम डरपोक की तरह प्रॉब्लम को, सामने एक प्रॉब्लम आया, दो ऑप्शंस है, या तो हम प्रॉब्लम से भाग सकते हैं दूर, या हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, आंख प्रॉब्लम के साथ आंख से आंख मिला के हम फेस कर सकते हैं। तो वही कर रहे हैं कृष्ण भगवान, अर्जुन से कह रहे हैं अभी ये आपका प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम को आंख से आंख मिला के लड़ो, तभी हम सत्य के ऊपर जीत सकते हैं, ऐसा कहते हैं। परफॉर्म योर ड्यूटी, आपका जो ड्यूटी है आप परफॉर्म करो। जैसे आप है अभी योग शिक्षक है, मैं भी एक योग, हमारा क्या ड्यूटी है, फिर एज अ वाइफ हमारा क्या ड्यूटी, एज अ हस्बैंड हमारी क्या ड्यूटी है ना। वो हमें हमारी जो ड्यूटी है, और ड्यूटी को कैसे करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सिद्ध सिद्ध्यो हो, सिद्ध्य असिद्ध्यो हो। सिद्ध्य का मतलब है सक्सेस, जीतना, ओके। असिद्ध्यो हो मतलब है फेलियर, ओके। जब भी हम अपना धर्म निभाते हैं, जब भी हम अपना ड्यूटी करते हैं, तो सक्सेस और फेलियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब जीतना हारना तो लगा रहता है जिंदगी में, लाइफ में। हम इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम योग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, योग में प्रगति हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, जब हम सक्सेस और फेलियर को इक्वली, समोभूतवा, दोनों को इक्वली देखना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत सक्सेस मिल जाता है तो हम सातवें आसमान पे उड़ते हैं, और दूसरे क्षण में हम फेलियर देखते हैं, किसी चीज में हम फेल हो जाते हैं, पर एकदम हम निराश हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि समो भूतवा, दोनों को, ये तराजू दिख रहा है ना, ये तराजू दिख रहा है ना, तो हमें इसको इक्वली हमें देखना चाहिए, ठीक है, दोनों को इक्वल। उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते। ये समत्वम मतलब ये बैलेंस को याद रखिए, हाँ, बैलेंस को याद, समत्वम इक्वल, ये दोनों इक्वल दिख रहा है ना, उसको मन में रखिए। और योग उच्यते, इसी को योग कहते हैं। एक शिक्षक की तरह हमारी क्या ड्यूटी है, और बाकियों भी एज अ सिटीजन, हम भारतवर्ष के सिटीजन है, नागरिक है, नागरिक के हैसियत से हमारी क्या ड्यूटी है, तो ये सब हमें करना चाहिए। उसमें कभी कभी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, उसमें फेलियर भी हो सकता है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं इसमें, हाँ। तो समत्वम योग उच्यते, इस बैलेंस को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। भगवत गीता, ऊपर लिखिए, भगवत गीता में योग की परिभाषा, ऐसे ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिए, ये श्लोका भी लिखिए और उसका मीनिंग हिंदी में लिखिए, ठीक है, ओके। अब भगवत गीता में एक और परिभाषा दिया है, अभी हम देखते हैं कि वो क्या है।
अगेन ये दूसरे जो अध्याय है, दूसरे अध्याय में 50th श्लोका में, सांख्य योग के अध्याय में 50th श्लोका में, नंबर भी प्लीज याद रखिए। हाँ, अभी हम एमए कर रहे हैं ना, इसलिए जब आप वाइवा दे रहे हैं या कुछ ओरल एग्जाम दे रहे हैं, आपको नंबर के साथ कोट करना चाहिए। हाँ, बीए के लेवल में चलेगा, भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, इसमें वैसा कहा गया है, ऐसा सब आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आप एमए लेवल में आगे हैं, नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन सा अध्याय है और कौन सा नंबर है, उसके साथ में बोलना चाहिए। ओके। बुद्धि युक्तो जहातीह उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युञ्जस्व। ये देखो यहाँ पर भी युज्य करके वर्ड आ रहा है, ठीक है। इसी से आपको प्रमाण मिलता है कि युंज का मीनिंग, अर्थ क्या है। योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। ओके, ये श्लोका अभी नोट कर लीजिए, एटलीस्ट नंबर तो नोट कीजिए, तो आपको कहीं भी इस श्लोका मिल जाएगा। हाँ, आप लिखेंगे तो आपको बेहतर याद हो रहेगा। अच्छा, बुद्धि युक्तो जहाती है, ठीक है। जब हम कोई भी एक्शन हम करते हैं, कोई भी कर्म हम करते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल में, हमारी बुद्धि के स्तर में हम करते हैं, तब हमारी मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। अभी अर्जुना जैसे, अभी 48 नंबर श्लोका में हमने देखा था, अर्जुना एकदम दुखी, एकदम उदास, निराश होके बैठा है। हाँ, उस स्थिति में हमारा कुशल तरीके से हम काम कर सकते हैं क्या? आप ही सोच के देखिए। इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, इतने स्ट्रेस और इतने टेंशन में हम क्या काम सही तरीके से कर सकते हैं, कौशल तरीके से कर सकते हैं, एक्सपर्ट जैसा हम काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। ओके, इसीलिए सबसे पहले हमारी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए। वही कह रहे हैं 48 में उन्होंने ऐसा कहा। अभी 50 वाला श्लोका में क्या कहते हैं? मन को पहले शांत करो। अच्छा, शांत कैसे किया जाता है वो अलग बात है, उसका अलग अलग तरीका होता है, वो हम बाद में देखते हैं। जब मन शांत रहता है तब हमारी बुद्धि भी कुशल तरीके से काम करता है। आपने देखा है पिछले साल कि 2 साल पहले मोदी जी ने कुछ एक नया स्कीम लाया था। उस स्कीम का नाम क्या था, किसी को याद है? आत्मनिर्भर। वेरी गुड, आत्मनिर्भर वो तो एक है, और दूसरा क्या है? एक और उन्होंने क्या कहा था? बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत ऐसे कहा था। और दूसरी क्या है? उससे भी पहले उन्होंने कुछ कहा था, वो है कुशल भारत, कौशल भारत, है ना। कुशल भारत यानी जब हम कुशल तरीके से काम करते हैं, मतलब सिस्टमैटिकली, और हम एक्सपर्ट जैसा हम काम करते हैं, तभी हम कौशल भारत बन सकते हैं। ये देखिए, ये योगा है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि योगा आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसी को हम योगा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। योगा के लिए कैसा रहना है? हमें बच्चों को साइंटिफिक तरीके से सोचना सिखाना है। आप भी योगा शिक्षक हो इसीलिए मैं बता रही हूँ, साइंटिफिक तरीके से सोचना है। और हमारे अंदर जब साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे
तो हमारे अंदर आइडियाज आएगा। आइडियाज, ये देखिए आइडियाज आएगा। अगर आइडियाज अच्छी तरह से आएगा तो हम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्तालाप बोलते हैं ना, मतलब दूसरों के साथ बात करना या कम्युनिकेट, समन्वय। समन्वय, ये समन्वय, समन्वय। अगर आइडियाज आया तो हम ये समन्वय ठीक से कर सकते हैं। अगर समन्वय ठीक से करेंगे, हम पूरी कुशलता पूर्वक, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब है कुशलता पूर्वक हम काम करेंगे। जब हम कुशलता पूर्वक काम करेंगे तो हम इनोवेशन, नई नई चीजों का हम शोध करेंगे, शोध करते हैं, है ना, रिसर्च। हमें एक बार हमें नई आइडियाज आया तो हम अलग अलग हम शोध करते हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं, तो उसको एक्सेलेंस कहते हैं। एक्सेलेंट तरीके से, कुशल तरीके से हमें जब काम करना है, हम ऑलरेडी अभी कुशल है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। हम ऑलरेडी है, अभी गुड है, हमें अभी बेटर बनना है। ओके, और हम उसके बाद थोड़ी दिन बाद हमें बेस्ट बनना है। जब हम बेस्ट बनेंगे तो उसको हम कहते हैं कुशल। तो हम कुशल तरीके से हमें अपना कर्म करना है, कुशल तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशल। आपको ये लिखना है और इसका अर्थ लिख के उसके नीचे खाली 2-3 लाइन एक उदाहरण देके आपको लिखना है, ठीक है। वो उदाहरण इस भौतिक जगत का, स्थूल जगत का हो सकता है, उसी से तो हम उदाहरण लेते हैं, है ना। बस हो गया आपका 5 लाइन का एक हो गया। लेकिन श्लोका को याद कीजिए, अभी एमए लेवल है तो आप ऑलरेडी मराठी है ना, तो आपको ये श्लोका याद करना आसान है, ठीक है, इजी है, आप इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवत गीता में एक और क्या कहते हैं, परिभाषा दिया गया है, ठीक है। एक है 2.48, दूसरा है 2.50, अभी ये है छठे अध्याय में 17वां श्लोका है। हाँ, नंबर के साथ आपको कोट करना है ना? मीनिंग सबको आता है, लेकिन परीक्षा में ये देखा जाता है आपको याद है कि नहीं है, कहाँ से लिया है वो याद है नहीं। जैसे कि मैंने उस दिन कहा था, हम सब फिर अपना अपना तत्व ज्ञान निकाल देंगे, इसीलिए मैं कल एक और नया मीनिंग लेकर आऊंगी और बोल दूंगी सरस्वती तत्व ज्ञान, ऐसे हर कोई अपना अपना लेके आएगा, इसीलिए ये नंबर को कोट करना जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न विबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, यह भी एक क्या कहते हैं, एक परिभाषा है, ठीक है। योगो भवति दुःखः, ये भी एक योग का परिभाषा है। उसका मतलब क्या है, युक्ताहार विहारस्य। सबसे पहले ये युक्त के मीनिंग, अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए युक्त कितनी बार आया है, कोई भी ग्रंथ में एक ही शब्द 3 बार या 3 बार से ज्यादा अगर आया है, इसका मतलब है वो शब्द बहुत ही मुख्य है, अति मुख्य है, ऐसा। तो सबसे पहले युक्त की अर्थ को समझ लीजिए। हाँ, ये युक्त मराठी में भी आता है शायद, हाँ, युक्त। ओके, अभी युक्त का मतलब क्या है,
कंट्रोल, एक तरह से संयम करना। किस तरह से हम संयम करेंगे? ना तो अति, यस यथा योग्य, यथा योग्य। हाँ, यथा योग्य। हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे? जैसे कि सबको बहुत अति भी नहीं करना है या बहुत कम भी नहीं करना है, उसे युक्त कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हम योग की साधना हम करते हैं, ठीक है, योग साधना हम लगातार 1 हफ्ता 10 दिन, हाँ, हम 2-2 घंटे देते हैं, ठीक है, और बाद में हम 10 दिन कुछ करते ही नहीं, 1 महीना कुछ नहीं करते हैं। फिर हमें याद आता है, अरे मुझे तो योग करना चाहिए। ऐसे नहीं, एक दिन 3-3 घंटा करो, दूसरा दिन कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा गया है युक्त। अच्छा, ये भी कहा गया है कि किन किन चीजों में युक्त होना चाहिए। रेगुलेट, मॉडरेट, मतलब मीडियम, मीडियम रहना है, ना ही अति करना है ना ही कम करना है। ओके, युक्ताहार, आहार। ओके, आहार का यहाँ पे मतलब क्या होगा? आहार का, आहार 3 स्तर पे होता है। हाँ, आप चाहो तो लिख सकते हैं हिंदी में, 3 स्तर पे होता है। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, और तीसरा है बौद्धिक, बुद्धि के लेवल में। तीनों लेवल में आहार। अब शारीरिक लेवल में आहार क्या होगा? नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं ना, हाँ, उसको अति भी नहीं करना चाहिए या बहुत कम। कोई कोई लोग बहुत दिन तक खाना नहीं खाते हैं, फिर एक दिन सडनली बहुत देर तक नहीं खाते, दिन नहीं, आई एम सॉरी, बहुत देर तक नहीं खाते हैं, फिर एकदम से भूख लगती है तो बहुत सारा लेके खाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? तो युक्त होना चाहिए आहार में। आहार फिजिकल, जैसे शारीरिक स्तर पे। मानसिक स्तर पे आहार क्या होगा? जो भी हम ज्ञानेंद्रियों से मन के अंदर जाता है उसको हम मानसिक स्तर पे आहार बोलते हैं। जैसे आंखों से हम अच्छी चीजें भी देख सकते हैं और बुरी चीजें भी हम देख सकते हैं, है ना? उसमें भी युक्त होना चाहिए। ओके, जैसे विचार अंदर आ रहा है, आपको सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस, अवेयरनेस, सजगता होनी चाहिए। ये आहार मेरे लिए नहीं है। मैं मानसिक स्तर पे आहार की बात कर रही हूँ। ठीक, आंखों से या कानों से कोई अपशब्द बोलते हैं, क्विकली, एकदम सजगता से आपका माइंड, मन बोलना चाहिए, ये अपशब्द है, ये मेरे लिए नहीं। अंजलि जी प्लीज ऑफ, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये मानसिक स्तर पे। अभी भौतिक, हमारी ये जो सोच विचार, इसमें फीलिंग्स है, भावना है। मानसिक स्तर पे भावनाएं हैं, हमारी बहुत ही इच्छाएं हैं, हाँ, तो उसके वजह से हम कभी कभी गलत रास्ते में जा सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल है, ये भौतिक, भौतिक स्तर पे ये जब गलत विचार आता है तब। ओके, ये मानसिक स्तर पे कैसे आता है? ज्ञानेंद्रियों से आता है। ओके, और भौतिक स्तर पे जैसे विचार। ओके, ये तीनों स्तर पे हमें आहार, युक्ताहार करना चाहिए। और किसमें करना चाहिए? विहारस्य, विहार, हम जो
एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो करते हैं। हाँ, कैसे एक्टिविटीज? जब आप मान लीजिए किसी को गाने का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, तो उसमें भी युक्त होना चाहिए, युक्त विहार में भी युक्त होना चाहिए। हाँ, रियाज करना चाहिए। जिसको अच्छा सिंगर बनना है, रियाज तो करना चाहिए ना, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, पर रोज एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी अभी योगा का मैंने एग्जांपल दिया था, एक दिन तीन घंटे किया और दूसरा दिन कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसमें भी ये कर्म, हम जो कर्म करते हैं, रोज हमारा ड्यूटी करते हैं, कर्म एक्शंस करते हैं। विहार एक्टिविटी है, रिक्रिएशन, और ये कर्म मतलब हमारी जो कर्म है, ड्यूटीज है, वो भी 3 स्तर पे होता है। एक है शारीरिक, मानसिक और भौतिक स्तर पे। ओके, हाँ, कैसे होता है भौतिक स्तर पे? जैसे फिजिकल में जब हम गलत काम करते हैं या अति काम करते हैं, किसी को वर्कहोलिक इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब दिन रात वो काम करते ही रहते हैं, काम से रेस्ट नहीं करते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, काम काम, वो भी अच्छा नहीं है, उसमें भी युक्त होना चाहिए। जैसे आजकल आईटी का काम आईटी में जो भी है, आईटी इंडस्ट्री में है, जैसे कोडिंग करने वाले हैं, कंप्यूटर में जो बैठते हैं, वो पूरा दिन उसमें बैठते हैं। उसमें क्या होगा पूरा दिन बैठने से? सेहत खराब होगी ना, आंखें खराब हो जाएगी, डाइजेशन खराब, पीठ में दर्द, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें भी युक्त होना चाहिए। और मेंटल, मानसिक स्तर पे भी काम करना बंद कर दिया। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं, काम करके ऑफिस में काम करके घर में आ जाते हैं, घर में आने के बाद भी उसी काम के बारे में सोचते रहते हैं। अरे मैंने आज वो काम मेरा रह गया था, मुझे रह गया था का मतलब क्या है? आप कर तो नहीं सकते हो ना, घर तो आ गए हो, कर नहीं सकते, तो उसके बारे में सोच के क्या फायदा है? तो हाँ, ये होता है। ओके, और युक्त स्वप्न विबोधस्य, ओके, योगो भवति दुःख, युक्त स्वप्न, जैसे हम नींद लेते हैं, उसमें भी युक्त होना चाहिए। कि कोई कोई क्या करता है, बहुत सारा काम कर लिया, तो चलो मैं दूसरा दिन पूरा दिन सोता हूँ, थकान निकालने के लिए सोता हूँ। ठीक है, आजकल काम का स्टाइल और नेचर ऐसा हो गया है कि लोग करते हैं ऐसे। हाँ, तो एक दिन 10 घंटा 12 घंटा सोया और दूसरा दिन सोया ही नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं ना, उसमें भी युक्त होना चाहिए। इसी को कहते हैं योग। तो योग का मतलब क्या है? योगा भवति दुःखः, दुःख से सेपरेट होना, अलग होना। भगवत गीता के हिसाब से दुःख से अलग होना, उसको योग कहते हैं। हम दुःख से कब अलग हो सकते हैं? जब हम हर कोई चीज युक्त तरीके से करेंगे, तो ही हम कह सकते हैं योग की स्थिति में आ गए हैं। योगो भवति दुःखः, दुःख से हम अलग हो गए हैं। ठीक है, हाँ, तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, ये हाँ, पतंजलि सूत्र, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, आपको तो आप जानते भी होंगे। पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को क्या कहते हैं? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? कब योग की स्थिति,
योग को क्या कहते हैं? जब चित्त में अच्छा, अभी चित्त का मतलब क्या है? चित्त, चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ओके, चित्त। अभी चित्त का मतलब क्या है? अभी चित्त इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है और वो सारा ज्ञान चित्त के अंदर जाता है, जिस उसको चित्त कहते हैं। हमारे मन के अंदर इंद्रियों द्वारा मिले हुए ज्ञान जो हमारे मन के अंदर जाता है और एक 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 छापा जैसा पड़ जाता है, उसे चित्त कहते हैं। ओके, हो गया अभी चित्त। वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति का मतलब ये है कि अलग अलग जो विचार मन में आते हैं। अच्छा, ये वृत्ति के मतलब के लिए मैं बाद में आपको एक और प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी जो मैंने बीए को किया था, उसमें आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम वो दिखाती हूँ। ओके, वृत्त, वृत्त मतलब ऐसे सर्कल सर्कल, राउंड राउंड। अच्छा, हाँ, जैसे पानी में तरंग बोलते हैं ना, तरंग। हाँ, वो ऐसे गोल गोल, जैसे पानी है, पानी के ऊपर जैसे ही हम एक पत्थर मारते हैं तो वो उनमें तरंग निकलते हैं, ऐसे गोल गोल। ठीक उसी तरह ये चित्त क्या करता है? इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो अपने चित्त के अंदर एक छापा जैसा बना लेता है। अच्छा, फिर क्या करता है वो चित्त? जैसे ही वो छापा पड़ता है, वह चित्त उस वस्तु, उस विषय का आकार ले लेता है, उस विषय का रूप ले लेता है। उसको कहते हैं वृत्ति। जिसके वजह से चित्त किसी भी वस्तु के संपर्क में आके उस वस्तु या उस विषय का आकार ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर गई थी, मैं हमेशा लैपटॉप का ही एग्जाम्पल देती हूँ, लैपटॉप और फोन का एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं बाहर जा रही थी और मैंने दुकान में एक अच्छा एकदम लैपटॉप मैंने देखा था। फिर उस लैपटॉप का जो पिक्चर है, जो छापा है मेरे अंदर, में ज्ञानेंद्रिय है ना, इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, इंद्रियों का वस्तु के संपर्क में आने के बाद जो चित्त को ज्ञान मन को जो ज्ञान मिलता है उसे चित्त कहते हैं। और उस ज्ञान को वृत्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? उस लैपटॉप को जैसे ही मैंने आंखों से देखा, उस लैपटॉप का छापा, पिक्चर, उसका चित्र मेरे चित्त के अंदर पड़ गया और उस चित्त ने क्या किया? उस लैपटॉप का आकार ले लिया। फिर थोड़ी दूर और जाते हैं, कोई और अच्छा मुझे मोबाइल फोन दिखा उस दुकान में। फिर अभी लैपटॉप हो गया मतलब कहीं गया नहीं है, उसका वृत्ति है, वृत्ति छापा अंदर ही है, कहीं गया नहीं है। वो जैसे ही ये आता है मोबाइल फोन, फिर वो मोबाइल फोन को देख के फिर एक और छापा पड़ता है। ऐसे ही हम अपना कर्म बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अपने कर्म को बढ़ाते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, अभी अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो वो मोबाइल फोन का जैसे मैंने कहा था छापा पड़ गया, अभी वो लैपटॉप अंदर चला गया और ये लैपटॉप के ऊपर ये फोन आ गया है। ठीक है, इसीलिए कोई भी वस्तु या कोई भी विषय का इच्छा करने से पहले ही हमें सोचना चाहिए। उसी को सजगता कहते हैं, उसी को अवेयरनेस कहते हैं।
ठीक है। तो निरोध, निरोधक का मतलब क्या है? इसका मतलब है रोकना या नियंत्रण करना, संयम करना। ये अलग अलग शब्द है। निरोध का मतलब है रोकना या शांत करना या नियंत्रण करना, उसके ऊपर, चित्त के ऊपर नियंत्रण। ये निरोध जो है इस, तो फिर योगा क्या है? अब आपको चित्त का मतलब समझ में आ गया है, वृत्ति का मतलब समझ में आ गया है, वृत्ति का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। ओके, अभी निरोध का मीनिंग भी समझ में आ गया है। अच्छा, अभी निरोध मैंने क्या किया अब? अच्छा, अभी फिर से मैं वही लैपटॉप के दुकान से जा रही हूँ दूसरे दिन। अभी कल का दिन खत्म हो गया, आज शाम को उसी रास्ते, मतलब मेरा रास्ता वही है, वही दुकान पड़ता है हमेशा, तो उसी रास्ते से जा रही हूँ। मैंने उसी लैपटॉप को वापस देखा, वहां पे रखा हुआ है, सजाया हुआ है, सजा के रखा है। तो मैं उस लैपटॉप को देख के मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, मुझे योगा सिखाना है, मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, अभी दूसरी लैपटॉप की क्या जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा और वो चला गया, ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा निरोध नहीं होता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। चित्त की वृत्तियों, अभी वो वृत्ति था, लैपटॉप की वृत्ति थी, फिर थोड़ी आगे गई, वही दुकान पड़ा, वही मोबाइल फोन दिखा, फिर मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल फोन है, इसे मुझे अभी जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कह के आगे बढ़ती हूँ। सिर्फ कहने से, अवेयरनेस से हम बोलते हैं उसका, जैसे मैंने छापा कहा था ना, जैसे पिक्चर जैसा आप समझने की कोशिश कीजिए, लैपटॉप का छापा पड़ गया है, वैसा ही है। अब जैसे ही मैंने कहा नहीं चाहिए, वो पिक्चर हल्का सा फेड हो जाता है। अब फेड का मतलब समझते हैं ना, फेड, फेड होने का मतलब समझते हैं, फेड मतलब वो हल्का हाँ, हो गया है, फेड का मतलब दुख, समझते हैं ना? हाँ, हाँ या ना बोल दीजिए, मैं, हाँ, हाँ, फेड हो गया है। हाँ? अब मैं तीसरे दिन, क्योंकि मेरा रास्ता वही है, तीसरे दिन वहीं से जा रही हूँ और वही लैपटॉप मैंने देखा। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया, जब तक वो निरोध नहीं हो जाता है, लास्ट में जैसे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो पिक्चर, लैपटॉप का पिक्चर फेड होते 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 बंद हो जाता है। अब आपको उसकी इच्छा नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने लैपटॉप के एग्जाम्पल दिया है, इतना आसान नहीं है, ओके। क्या पता हमारे चित्त के अंदर और वो लैपटॉप की तरह कितनी वो छापा होगी, कितनी पिक्चर्स होगी, कितने चित्र होंगे उसके अंदर, हमें मालूम नहीं है, देखिए, इस जन्म का, पिछले जन्म का। इसीलिए पतंजलि ऋषि कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जिस दिन सारी, लैपटॉप तो एक वृत्ति है, एक वृत्ति है, उस तरह सारी वृत्तियों का जब हम निरोध करते हैं, रोकते हैं, उस स्थिति को, उस चित्त की स्थिति को हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। अभी समझ में आ गया अर्थ? अर्थ समझ में आ रहा है ना? हाँ मैडम। ठीक है, हाँ। अब समय है कि आगे एक और कर सकते हैं। बालाजी सर, रुकेंगे मैडम अभी, क्या कहा आपने? रुकेंगे अभी, दूसरा रुकना क्लास। है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, रुकते हैं। किसी ने कुछ मैसेज भेजा है, इतना सूत्र हो